आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की क्यादत में जो सरकार चल रही है, उस सरकार को देखो, हमारे भगत सिंह को देखो, सुभाष चंद्र बोस को देखो, हमारी पार्टी के उन नेताओं को देखो जिन्होंने इस देश के लिए हंसते हंसते फांसी खाई है। हम कभी भी आपसे बदले में कुछ नहीं मांगते। मैं आज भी कहता हूँ, आप वोट मत देना, आप कुछ मत देना, लेकिन जब आप वोट देने जाओ तो जात के चेतना की बात मत करना। आप जब वोट देने जाओ धार्मिक चेतना की बात मत करना। आप एक राज्य का निर्माण करने जा रहे हो, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कौन से राजनीतिक दल की क्या सोच है। कल देवेंद्र जी नॉमिनेशन भरने के बाद बोल रहे थे कि मैं समाजवाद तो क्या होता है, व्यक्तिवाद आना चाहिए। मैं पूछता हूँ, संविधान में लिखा हुआ समाजवाद सब के खिलाफ बोलने की ताकत भारतीय जनता पार्टी के द्वार में कहां से आई? आज वो कैसे बोलने लगे इस संविधान के खिलाफ? वो खुले तौर पे कहते हैं धर्मनिरपेक्षता खाली है, वो खुले तौर पे कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कौन होते हैं वो हत्या करने वाले? जब आजादी के आंदोलन में अशफाक ने ये नहीं सोचा, जब आजादी के आंदोलन में भगत सिंह ने ये नहीं सोचा कि हम इस देश के लिए मर रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो इस देश को दो भागों में बांटना चाहते हैं? अगर इस देश को संविधान के अनुसार आप एकजुट रखना चाहते हैं, अगर इस देश को क्रांतिकारियों की दिशाओं के हिसाब से चलाना चाहते हैं, अगर इस देश में अमन, चैन, भाईचारा और शांति चाहते हैं, मजदूरों की क्रांति चाहते हैं, समाजवाद के अधिकार चाहते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान की बात चाहते हैं, तो आपको आजादी के आंदोलन में उन क्रांतिकारियों को आगे लाना पड़ेगा। तो उस समय भी सिर्फ मरने के लिए, सिर्फ क्रांति के लिए आपके साथ दौड़े थे, और आज भी वही वक्त आ गया है कि आपको सड़क पे आना पड़ेगा। ये पार्टी हमेशा चुनाव नहीं लड़ती, जब जरूरत होती है, जब स्थितियां क्रूशियस होती है, जब आपके समाज में विघटन की संभावना होती है, जब आपके शहर में अशांति आती है, तब इस पार्टी के मजदूर यूनियन में काम करने वाले लोग अपना दिन रात का समय निकाल के आपके बीच चुनाव लड़ने के लिए आते हैं। हमारी यूनियन के लोगों के पास किसी के लिए फालतू समय नहीं है, क्योंकि वो कभी किसी का कार्ड बनवाते हैं, वो किसी की पेंशन योजना का काम करवाते हैं, वो उनकी जरूरतों के लिए काम करते हैं, वो राजनीति की बात कहीं पर नहीं करते। हमारी किसी यूनियन का आदमी अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में आपके लिए या तो परमिट के लिए बात कर रहा होगा, या ऑटो रिक्शा का कोई सर्टिफिकेट लाना है तो बात कर रहा होगा। वो राजनीति की बात करते ही नहीं है, वो उस मुद्दे की बात करते हैं जो आपके जहन में आपकी जरूरत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए मैं आपको कहता हूं, जब ये पार्टी सड़क पे आती है, जब इस पार्टी के लोग सड़क पे आते हैं, तो आप समझ लीजिए इस देश को खतरा है, इसलिए ये आए हैं। इस देश के चैन और शांति और अमन को खतरा है, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी बाहर आई है। शौकत उस्मानी जी अगर रसिया गए थे समाजवाद लाने के लिए, सदीक कुरैशी साहब अगर चुनाव लड़े थे, तो वो समय था जब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बाबरी मस्जिद तक की घटनाएं घटित हुई थी। आज हमारी पार्टी से अशरफ फौजदार साहब ने अगर चुनाव नहीं लड़ा था बरकतुल्लाह साहब जैसे योग्य आदमी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, ताकि मेरे त्याग से अगर कोई योग्य मुख्यमंत्री बनता है तो जरूरत नहीं है। इस पार्टी का त्याग और बलिदान आपकी एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए है। इस पार्टी का इतिहास है कि ये पार्टी भाईचारे के लिए काम करती है, और उससे भी बड़ी बात जो करती है वो मजदूरों के लिए काम करती है। मैं कहता हूँ, आप ऑटो रिक्शा यूनियन की बात देख लो, आप खमता मजदूर यूनियन की बात देख लो, जोधपुर खनन मजदूर यूनियन की बात देख लो, बिजलीघर यूनियन की बात देख लो। कोई भी मजदूरों की अगर कोई यूनियन काम करती है तो इस पार्टी के बैनर तले काम करती है। ये हिंदू और मुसलमानों की बात करने वाले लोगों को मैं खुले चैलेंज देता हूं कि इस बार हम लोग एक छोटी सी बात लेकर आए हैं कि हम इस शहर में अमन, चैन और शांति के साथ भ्रष्टाचार को मिटाते हुए एक ऐसी आवाज को बुलंद करेंगे जो हमारे लिए पुलिस थानों में, कलेक्ट्रेट में और विभिन्न विभागों में जाकर खुले तौर पे कहे कि ना तो कहीं पैसा लगता है और ना ही लोगों में कोई बदलाव है। हम वही लोग हैं। लोग कहते हैं कि इस गली के बाहर जाओगे तो पाकिस्तान है, उस गली के बाहर जाओगे तो हिंदुस्तान है। ये बात कौन करने वाले हैं? मैं अभी कुछ दिन पहले एक बस्ती में गया था और सिर्फ ये बोल रहा था कि हम अमन, चैन और शांति की बात करते हैं। लोग आगे और हमको सुनने लगे।
उसके ही दिन अगले दिन मैं सुबह नेहरू पार्क में गया था जहाँ आरएसएस की शाखा चलती है, और मैंने वहां जाके कहा कि मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से आया हूँ, अमन चैन और शांति के लिए वोट मांग रहा हूँ, आप लोग आइए। वो अमन चैन और शांति का नाम सुन के मेरे से दूर भाग गए। मैं पूछता हूँ कौन दंगा फैलाना चाहता है? जब मैं उम्मेद सागर की बस्ती में गया, अमन चैन और भाईचारे की बात कर रहा था तो लोग मेरे नजदीक आए। जब मैं आरएसएस की शाखा के पास गया, अमन चैन और भाईचारे की बात कर रहा था, वो मेरे से दूर भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि वो इस देश में अमन चैन और भाईचारा नहीं बल्कि हिंदुओं को अलग करके वोट लेके अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को अगर जवाब देना है तो आपको आपकी क्रांतिकारी पार्टी सदीक साहब, चौहर साहब वाली पार्टी को आगे लाना पड़ेगा। उसको आगे नहीं लाओगे, उसको अगर आप आगे नहीं लाओगे तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के बस की बात है कि इन लोगों से मुकाबला कर सके। ये मजदूरों की पार्टी है, ये आप लोग आगे आओगे। जब मजदूर एकता आगे आएगी तो ऑटोमेटिकली सारे संघवाद दूर हट जाएंगे। अब तो मजदूर न तो धार्मिक चेतना पे बात करते हैं और न दूसरे को बात करते हैं। ये तो इनकलाबी लोग हैं, भगत सिंह के लोग हैं। यहाँ पे ये मंसूबा चलने वाला नहीं है। केरल की सरकार ने, केरल के मुख्यमंत्री जी ने, पी संतोष सांसद ने और विनय विश्वम ने फोन करके मुझे कहा, कॉमरेड आपके शहर के जालोरी गेट की घटना ने ये साबित कर दिया है कि सदीक साहब अब नहीं रहे। आपके शहर की घटना ने साबित कर दिया है HK व्यास जी नहीं रहे। आपके शहर की घटना ने साबित कर दिया है कि अशरफ फौजदार साहब अब नहीं रहे। क्यों नहीं जाते हो कांग्रेस सड़कों पे? क्यों नहीं जाके कहते हो लोगों को कि हम भाईचारे के लोग हैं, हमने आजादी के आंदोलन में साथ में फांसियां खाई है, हमने ये नहीं सोचा था कि इस देश के लिए, आजादी के लिए लड़ रहे हैं, हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम धर्म को देंगे। आप वोट देने जाते हो तो अगर जाति चेतना से वोट दोगे तो जाति की सरकार बढ़ेगी, धार्मिक चेतना से वोट दोगे तो धर्म की सरकार बढ़ेगी। आप एक राज्य का निर्माण कर रहे हो, आप एक राजनीतिक संस्था बना रहे हो। जब आप एक राजनीतिक संस्था बना रहे हो तो आपके पास राजनीतिक चेतना होनी जरूरी है। और राजनीतिक चेतना किसको कहते हैं? राजनीतिक चेतना इसको कहते हैं कि राज्य को चलाने वाली संस्था कैसी है। जिन संस्थाओं के एजेंडे में हिंदूवाद लिखा हो, जिन संस्थाओं के एजेंडे में सांप्रदायिक बातें लिखी हुई हो, वो राज्य को नहीं, वो एक धर्म को चलाएगी। आप धर्म को चलाने के लिए चुनाव नहीं करा रहे हो, आप राज्य को चलाने के लिए चुनाव कर रहे हो। इसलिए आप साम्यवाद को पढ़िए, आप समाजवाद को पढ़िए। हम आपके प्राकृतिक अधिकार, समानता के अधिकार को दिलाने आए हैं। आज बिजली, पानी जो प्रकृति आपको देती है, ऊपर वाला आपको देता है, वो आप तक फ्री मिलना चाहिए। शिक्षा का अधिकार जो ईश्वर ने दिया है वो आपको मिलना चाहिए। हम समानता की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, साम्यवाद की बात करते हैं। हर आदमी को उसका अधिकार ऐसे मिले कि जैसे दूसरे आदमी को मिल रहा हो। आज एक आदमी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, आज एक आदमी 5 स्टार होटलों में, एक आदमी बड़ी बड़ी इमारतों में रहता है और वहीं दूसरी तरफ आप झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। यह असमानता कहाँ से आई? मेहनत कौन करता है? जब माल बन रहा होता है तो फैक्ट्री में मजदूर के हाथ में होता है। जब फसल उग रही होती है, जब फसल उग रही होती है तो किसानों के हाथ में होती है। जब कोई भी चीज प्रोडक्शन हो रहा होता है तो हमारे हाथ में होता है। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद समायेदार लोग उसको अपने कब्जे में रख लेते हैं और अपने गोदामों में रख लेते हैं। कौन लोग हैं वो जो हमारी मेहनत से कमाई हुई चीजों को अपने हक में रख लेते हैं? आपको समाजवाद लाना पड़ेगा। वो किसान आंदोलन की बात याद है आप लोगों को? जब किसान एकजुट होकर डट गए थे बॉर्डर पे और कह दिया था कि तुम्हारे जो करना है वो कर लेना। किसान तो अपना माल गोदामों में बंद नहीं होने देंगे। किसान तो इस शहर से, आपको इस देश से, इस समाजवाद की बात को खत्म नहीं होने देंगे। मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको उस जमाने की बात जिस समय